Hello, students. Today you are going to study Macbeth, one of the greatest tragedy ever written by William Shakespeare. Students, विलियम शेक्सपियर की एक महानतम ट्रेजेडी ड्रामा मैकबेथ की स्टडी आप लोग करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में लगातार मैंने इस तरीके से आप लोगों को ट्रेजेडी के बारे में समझाया, विशेष करके विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी किस प्रकार की होती हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका एम्प्लॉयमेंट करके विलियम शेक्सपियर अपने नाटकों को चिरकाल तक के लिए अमर बना देता है। स्टूडेंट्स, वो सारा का सारा बैकग्राउंड आप लोगों ने तैयार कर लिया है, विशेष करके मैकबेथ के संदर्भ में। और पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने मैकबेथ स्टोरी को और अच्छे ढंग से आप समझ सकें, इसके लिए सबसे पहले मैंने उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया, उसकी फीचर्स को डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से विलियम शेक्सपियर ने, जो उनका प्राइम कंसर्न होता है अपनी ट्रेजेडीज़ को लेकर के, कैसे उन्होंने मैकबेथ नामक ट्रेजेडी के अंदर वो सारी चीज़ों को उन्होंने परोसा है, आपके सामने रखा है। उन चीज़ों को हमने पढ़ा। और साथ ही जो एक महत्वपूर्ण तत्व होता है ट्रेजेडी का या किसी भी प्ले का, कि उसके जो कैरेक्टर्स हैं, बड़ा ही स्पेशल रोल होता है कैरेक्टर्स का। उन कैरेक्टर्स के आधार पर ही ट्रेजेडी आगे बढ़ती है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत विधिवत समझा दिया था कि क्या रोल है मैकबेथ का इस प्ले के अंदर, क्या रोल है लेडी मैकबेथ का, या थ्री विचेस जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ का एक महत्वपूर्ण अंग है। थ्री विचेस के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। वो सारे के सारे बैंकों का कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया था। सब पूरे के पूरे कैरेक्टर्स को मैंने आप लोगों के सामने डिस्क्राइब कर दिया था। और अब हम लोग इसकी टेक्स्ट स्टडी की ओर बढ़ रहे हैं। एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। स्टार्टिंग कैसे होती है स्टूडेंट्स, आप लोग टेक्स्ट अपने सामने रख सकते हैं, आपके पास बुक होगी, उस बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको टेक्स्ट स्टडी करने के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। आई होप कि आपके पास बुक होगी। और जो जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं भी अवेलेबल है, कोरोना महामारी के इस दौर में आप लोग बाज़ार तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, बड़े दुख की बात है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं इन ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से। स्टूडेंट्स, तो मैंने इस तरीके से अपने लेक्चर को यहाँ पे आप लोगों के सामने सर्व करने का प्लान किया है कि आपको टेक्स्ट भी इसमें मिल जाएंगे। स्क्रीन पर आपके टेक्स्ट मिलेगा, और अगर आपके सामने बुक होती है, हमारे साथ आप उस बुक में पढ़ते चलेंगे तो और भी अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं भी है तो आपको हमारे इस लेक्चर में टेक्स्ट भी मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, नाउ ऑन योर स्क्रीन द टेक्स्ट ऑफ मैकबेथ प्ले इज अवेलेबल। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर मैकबेथ ट्रेजेडी का टेक्स्ट अवेलेबल हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये एक्ट फर्स्ट है और एक्ट फर्स्ट का सीन फर्स्ट है ये। ओके स्टूडेंट्स, पहले अंक का जो पहला दृश्य आपके सामने है वो है एक डिजर्ट प्लेस। डिजर्ट प्लेस मीन्स स्टूडेंट्स एक बंजर वीरान सी जगह, एक वीरान सी बंजर जगह है, रेगिस्तान है, बहुत दूर तक फैला हुआ। दूर तक कहीं आपको इंसानों का नामो निशान नहीं नजर आएगा। दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है, एकदम बंजर स्थान है। मन एक टेरिबल एटमॉस्फियर इज बीइंग क्रिएटेड हियर बाय विलियम शेक्सपियर। एक बड़ा ही डरावना सा वातावरण है। दूर दूर तक लंबा सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है। कहीं न कोई पेड़ दिख रहा है, न इंसानों का नामो निशान दिख रहा है, न कहीं कोई झील झरना, कुछ भी नहीं, एकदम रेगिस्तान। और उस रेगिस्तान में स्टूडेंट्स थंडर एंड लाइटनिंग, राइट, एक गड़गड़ाहट की आवाज होती है, बिजली कड़कती है तेजी के साथ। थंडरिंग एंड लाइटनिंग, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फियर इज बीइंग क्रिएटेड हियर स्टूडेंट्स।
कैसा अजीब सा एक डरावना सा वातावरण क्रिएट किया जा रहा है। जैसा कि विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को मैंने डिस्क्राइब करते वक्त आपको बताया था कि इसमें हमेशा एक सीरियस इमेज आपके सामने प्रेजेंट की जाती है। आप बहुत उसमें कॉमेडी का ग्लिम्स आप नहीं पाएंगे। एक बड़ा ही आप कह सकते हैं कि एक डरावना सा वातावरण, एक भय का वातावरण, एक सीरियस टोन आपको सुनाई पड़ेगी विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में। और वही इस सीन में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक रेगिस्तान का दृश्य है जहां अचानक बहुत तेज गड़गड़ाहट होती है, थंडरिंग, राइट, एंड लाइटिंग, बिजलियां कड़कती हैं। और उन बिजलियों के कड़कने के साथ ही, उस गड़गड़ाहट के साथ ही, इंटर थ्री विचेस, तीन चुड़ैलों का आगमन होता है स्टूडेंट्स स्टेज पर, राइट। उस वीरान बंजर में आपको तीन चुड़ैलें दिखाई पड़ती हैं स्टूडेंट्स। इन तीन चुड़ैलों का स्पेशल इंपॉर्टेंस है। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, हमने समझाया था कि विलियम शेक्सपियर अपनी ट्रेजेडीज में हमेशा सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का एम्प्लॉयमेंट करता है। भूत, प्रेत, चुड़ैल, जादू, इस तरह की चीजें विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज का एक महत्वपूर्ण अंग रही हैं स्टूडेंट्स। चाहे वो आप हैमलेट देखें तो उसमें घोस्ट दिखाई पड़ता है, भूत दिखाई पड़ता है। किंग लियर में आपको बड़ा ही डरावना वातावरण दिखाई पड़ेगा, तूफानी वातावरण दिखाई पड़ेगा, जादू टोना आपको दिखाई पड़ेगा। और आज आप मैकबेथ की जब स्टडी कर रहे हैं तो एकदम बिगिनिंग में ही, स्टार्टिंग में ही आपको सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीन चुड़ैलें आती हैं स्टेज पर, तीन चुड़ैलों का आगमन दिखाई पड़ता है आपको। और जो सीन दिखाई पड़ती है वो डिजर्ट की सीन दिखाई पड़ती है। एक रेगिस्तान, बंजर जमीन जहां पे तेज बिजली कड़कने की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, राइट। एक तरीके का एक अलग ही एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाता है थिएटर के अंदर जब तीन चुड़ैलों का आगमन होता है उस बंजर से वीरान दिख रहे दृश्य में। और ये तीनों चुड़ैलें एक योजना बना रही हैं, राइट। दे आर प्लानिंग। ये तीनों चुड़ैलें आपस में बात कर रही हैं और एक प्लान तैयार कर रही हैं कि व्हाट इज आवर फ्यूचर प्लान, हमारा भविष्य को लेकर के क्या योजना है, हम आने वाले टाइम में क्या करने जा रही हैं, क्या हम लोगों का लक्ष्य है, क्यों हम लोगों का आगमन यहां हो रहा है। एक एक प्लान करने के लिए तीनों यहां पे इकट्ठा हैं। उसमें से जब आप डायलॉग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उस डायलॉग में पहला डायलॉग होता है फर्स्ट विच। पहली चुड़ैल कहती है फर्स्ट विच। यू आर गोइंग टू जस्ट रीड स्टूडेंट्स द फर्स्ट स्पीच ऑफ मैकबेथ। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बार बार बोलता रहा हूं, एक साहित्य के विद्यार्थी को विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को पढ़ना किसी तीर्थ यात्रा करने से कम नहीं है। अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं और साहित्य की यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को पढ़ना किसी एक बड़ी तीर्थ यात्रा करने से कम नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि मैं आपको उस फील को दिला पाऊंगा जो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज को देखते वक्त ऑडियंस के अंदर, एक्सपेक्टेटर्स के अंदर, एक थिएटर के अंदर जो फील आता है वो फील आपको आएगा स्टूडेंट्स। यहां पे पहली विच जब कहती है कि when shall we three meet again, my witch sister, ऐ मेरी चुड़ैल बहन, प्लीज इन्फॉर्म मी, वी आर एक्सपेक्टिंग योर रिस्पॉन्स। मुझे आपकी उत्तर की प्रतीक्षा है। मेरा प्रश्न ये है कि when shall we three meet again, हम तीनों अभी तो मिल रही हैं लेकिन इसके बाद हम कब मिलेंगे। What will be the time when we three meet again, हम तीनों दोबारा कब मिलेंगे, वो कौन सी घड़ी होगी। What will be the time, what kind of atmosphere will be there, what kind of situation will be there, कैसी घटना होगी, कैसा दृश्य होगा, कैसा वातावरण होगा जब हम दोबारा मिलेंगे, राइट। किस प्रकार के दृश्य होंगे, किस प्रकार का वातावरण उस वक्त हमको मिलेगा जब हम लोग दोबारा मिलेंगे, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द विजिट, नेक्स्ट विजिट, हम लोग दोबारा कब मिलेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि पहली बार तीनों चुड़ैलें उस बंजर वीरान
रेगिस्तान में नजर आ रही हैं और वहां आकर के वो डिसीजन ले रही हैं कि हम तीनों अब कब मिलेंगे, इन थंडर, इन लाइटनिंग और इन रेन। क्या बादल गरज रहे होंगे, क्या बादलों के गरजने की आवाज सुनाई पड़ रही होगी, क्या आसमान में बिजली कड़क रही होगी या भयंकर घोर बरसात हो रही होगी, राइट? व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फियर विल बी देयर व्हेन वी विल मीट अगेन। ओके स्टूडेंट्स, तो जो सेकंड विच है, आप इसको सेकंड विच की जब स्पीच आप देख रहे हैं तो यहां से कहीं ना कहीं आपको वो टच दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, वो इंप्रेशन आपकी आंखों के सामने आना शुरू हो जाएगा कि मैकबेथ इस टाइम कहां पर है, राइट? किस प्रकार का वातावरण चल रहा है। तो सेकंड विच बोलती है, सेकंड विच का जो रिस्पॉन्स होता है वो बोलती है, सेकंड विच, व्हेन द हर्ली बर्डी इज डन। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन द हर्ली बर्डी इज डन, hurly burly means students the disturbing atmosphere of war, जो युद्ध चल रहा है, जो युद्ध का वातावरण है, जब वो समाप्त हो जाएगा, राइट? क्लियर? हर्ली बर्ली इज डन, जो युद्ध की जद्दोजहद चल रही है, जो भयानक युद्ध चल रहा है, जब वो समाप्त हो जाएगा तब हम लोग यहां पे दोबारा मिलेंगे, राइट स्टूडेंट्स? वो युद्ध कहां चल रहा है स्टूडेंट्स? एक्चुअली वो युद्ध चल रहा है, मैकबेथ और बैंको एक युद्ध लड़ रहे हैं, राइट? क्लियर? एक सेनापति के रूप में, डंकन की जो सेना है उसके सेनापति के रूप में मैकबेथ एक युद्ध कर रहा है, ओके? उसका साथ बैंको दे रहा है, ओके स्टूडेंट्स? वो थेन ऑफ जो कॉर्डर है, थेन ऑफ कॉर्डर स्टूडेंट्स, एक आप ये कह सकते हैं कि एक स्थान का वो जमींदार है, आप कह सकते हैं। जो स्कॉटलैंड का राजा डंकन है, उसी स्कॉटलैंड का ही एक पड़ोसी क्षेत्र है जिसने विद्रोह कर दिया है। उस पर स्कॉटलैंड का हमेशा प्रभुत्व रहा है, हमेशा उस पर डंकन का राज्य रहा है। लेकिन वहां का जो कॉर्डर है, वहां का जो जमींदार है, उसने विद्रोह कर दिया, थेन ऑफ कॉर्डर ने। और साथ ही जो मैकडोनाल्ड है, राइट, मैकडोनाल्ड भी अच्छी नियति नहीं रखता है डंकन के प्रति। तीन दोनों की मदद से थेन ऑफ कॉर्डर और जो नॉर्वे का ड्यूक है मैकडोनाल्ड, राइट, वहां का राजा है, आप ये कह सकते हैं, नॉर्वे का जो राजा है मैकडोनाल्ड, उसने और थेन ऑफ कॉर्डर दोनों ने मिल करके स्कॉटलैंड के खिलाफ जो विद्रोह कर दिया था, डंकन की सत्ता के खिलाफ जो विद्रोह कर दिया था, उस विद्रोह को दबाने के लिए डंकन ने अपने सबसे भरोसेमंद दो सेनापतियों को, राइट, जो राष्ट्र के प्रति, डंकन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, वो मैकबेथ और बैंको हैं, वो वहां पर जाकर के थेन ऑफ कॉर्डर से युद्ध लड़ रहे हैं। बहुत भयानक युद्ध चल रहा है, राइट स्टूडेंट्स? और वहां पर डंकन की जो आर्मी है, जो मैकबेथ और बैंको के नेतृत्व में आगे बढ़ रही युद्ध लड़ रही है, उसी का जिक्र करते हुए यहां तीनों चुड़ैलें कहती हैं कि जब वो युद्ध समाप्त हो जाएगा, जो युद्ध का एक बिगुल बजा हुआ है, भयानक युद्ध चल रहा है, वो युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तब हम लोग मिलेंगे, राइट स्टूडेंट्स? तो यहां जो सेकंड विच की स्पीच है, व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, मींस व्हेन द वॉर विल बी ओवर, जब वो युद्ध समाप्त हो जाएगा तब हम लोग दोबारा मिलेंगे, जब इसी रास्ते से बैंको और मैकबेथ लौट रहे होंगे युद्ध में विजय प्राप्त करके, वो युद्ध समाप्त हो चुका होगा स्टूडेंट्स, तब हम लोग दोबारा यहां पर मिलेंगे, राइट? जो फर्स्ट विच का क्वेश्चन था कि हम दोबारा मिलेंगे कब, तो सेकंड विच का रिस्पॉन्स होता है कि व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, when the crisis of war be over, जब युद्ध की जो क्राइसिस है, जो युद्ध का नाद बज रहा है चारों ओर, जब वो समाप्त हो जाएगा, जब थेन ऑफ कॉर्डर का रिबेल
कुचल दिया जाएगा, तब हम लोग दोबारा रास्ते में लौटते हुए मैकबेथ और बैंको से मिलेंगे, राइट? और वो होगा कब? इसका जवाब थर्ड विच देती है, दैट विल बी ईयर द सेट ऑफ सन। एंड बहुत वक्त नहीं लगेगा, आज शाम तक ही वो युद्ध समाप्त हो जाएगा। दैट विल बी ईयर द सेट ऑफ सन। आज सूर्यास्त तक डंकन की सेनाएं जो मैकबेथ और बैंको के नेतृत्व में युद्ध कर रही हैं, उस युद्ध को समाप्त करके थेन ऑफ कॉर्डर को बंदी बना लेंगी या युद्ध में मार देंगी, उसकी पराजय हो जाएगी और एक विजेता की भांति मैकबेथ और बैंको लौट रहे होंगे आज शाम तक, तब हम लोग मिलेंगे, राइट? पहली विच फिर क्वेश्चन करती है, वेयर द प्लेस, आखिर जगह कौन सी होगी जहां हम उनसे मिल पाएंगे, राइट? सेकंड विच कहती है, अपॉन द हीथ, इसी निर्जन स्थान पर, इसी बंजर स्थान पर, इसी वीराने में जब अपनी सेनाओं के साथ उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ गरजता हुआ मैकबेथ और बैंको युद्ध में विजय का जो आनंद है उसको अपने होठों पर समेटे हुए, उसको अपने ललाट पर सजाए हुए जब बैंको और मैकबेथ लौट रहा होगा, विशेष करके मैकबेथ के स्वागत में हम लोग यहां इसी बंजर वीरान स्थान पर मिलेंगे, देयर टू मीट विथ मैकबेथ, और हम लोग यहां पर मैकबेथ से मिलेंगे। किससे स्टूडेंट्स मिलेंगे हम लोग? हम लोग मैकबेथ से मिलेंगे, ओके? और ये योजना जब तीनों बना लेती हैं, तभी अचानक फर्स्ट विच कहती है, आई कम ग्रे मालकिन। स्टूडेंट्स, ग्रे मालकिन इस पहली चुड़ैल की मालकिन है, राइट? जैसा कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में जानते हैं आप लोग कि जो ये सुपर नेचुरल ताकतें होती हैं, ये भूत पिशाच और ये चुड़ैल जिंद जैसे जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, ये किसी न किसी के कंट्रोल में रहते हैं, इनका कोई न कोई मालिक होता है, राइट? तो जो पहली चुड़ैल है, इसकी मालकिन का नाम क्या है स्टूडेंट्स? ग्रे मालकिन नाम है। तो ऐसा इसमें प्रेजेंट किया जाता है जैसे ये तीनों चुपके से योजना बना रही थी और अचानक इनकी मालकिन इनको आवाज़ देती है कि तुम कहाँ हो। ये कहती हैं, आई कम, अरे पहुंच गई ग्रे मालकिन, वी आर कमिंग। पहली ग्रे मालकिन कहती है कि हम लोग पहुंच गए, सॉरी, पहली जो चुड़ैल है वो बोलती है ग्रे मालकिन, वी आर जस्ट अप्रोचिंग, बस बस हम लोग पहुंच गए। ओके स्टूडेंट्स, और तभी जो दूसरी विच है, सेकंड विच कहती है, पैडॉक कॉल्स। पैडॉक स्टूडेंट्स एक मेढक है, तो दूसरी चुड़ैल का जो मालिक है, दूसरी चुड़ैल की जो मालकिन है, वो एक मेढक है, राइट? कहता मेरी मेढक मालकिन भी मुझको बुला रही है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि जो एक विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडीज़ में मैंने आप लोगों को बताया था कि न केवल सुपरनेचुरल एलिमेंट्स एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडीज़ का, बल्कि कॉमिक रिलीफ जो होती है, जो एक कॉमेडी का सीन क्रिएट किया जाता, कॉमिक सीन्स का एम्प्लॉयमेंट विलियम शेक्सपियर अपनी ट्रेजेडीज़ में कर देता है, जो कि हालांकि जो क्लासिकल पैटर्न ऑफ ट्रेजेडी है उससे डिफरेंट है। जो एरिस्टोटल ने अपना कॉन्सेप्ट दिया है ट्रेजेडी का, उसमें उसने बताया है कि ट्रेजेडीज़ में कहीं भी कॉमेडी नहीं क्रिएट होनी चाहिए, कॉमिक सीन्स का एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब वो ये देखते हैं कि एक चुड़ैल की मालकिन, ग्रे मालकिन उसको बुला रही है, वो भाग रही है अपनी मालकिन की आवाज़ सुन करके, और दूसरी जो चुड़ैल है वो भाग रही है, उसका मेढकी जो उसकी मालकिन है, उस मेढकी की आवाज़ सुन करके वो भाग रही है, तो कहीं ना कहीं ए काइंड ऑफ लाफर इज बीइंग क्रिएटेड इन द थिएटर, एंड एमंग द ऑडियंस ए काइंड ऑफ लाफर इज क्रिएटेड। जो ऑडियंस है उनमें एक लाफर क्रिएट हो जाता है, एक हंसी मजाक का वातावरण थोड़ा सा आ जाता है। इस ट्रेजिक मोमेंट में भी, इस टेरिबल एटमॉस्फियर में भी एक कॉमिक रिलीफ आपको मिल जाता है स्टूडेंट्स। और दूसरी जो चुड़ैल है उसको भी आवाज़ लगाई जाती, वो भी भागती है। पहली चुड़ैल भागती हुई चली गई, दूसरी चुड़ैल भी भाग रही है, और तीसरी चुड़ैल कहती है कि मैं भी जा रही हूँ, बट आई विल मीट अगेन, लेकिन हम मिलेंगे जरूर। राइट स्टूडेंट्स, हमारी मुलाकात होगी जरूर, वी विल मीट हियर अगेन। और कब मिलेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है स्टूडेंट्स।
ये डायलॉग आप चाहे इसको फिलॉसफिक वे में लें तो इसमें आप फिलॉसफी देख सकते हैं विलियम शेक्सपियर की, और अगर इस लिहाज से इसको पढ़ना चाहें, इसको समझना चाहें कि ये तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये डायलॉग बहुत ज़रूरी है आपको समझना। एक्सप्लेनेशन अक्सर ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मोस्ट पॉसिबली लगभग लगभग साल 2 साल के गैप पे ये जो आपकी स्पीच है थर्ड विच की जो लाइन है ये अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, चाहे वो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ ली जाए या एक्सप्लेनेशन की एक्सपेक्टेशन आपसे हो, एक्सप्लेनेशन के रूप में पूछ ली जाए, ये स्पीच पूछी जाती है स्टूडेंट्स। ऑल फेयर इज फाउल and foul is fair, however through the fog and fill the air। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इसको देख पा रहे होंगे आप लोग अपनी स्क्रीन पर, या आप लोगों के पास अगर टेक्स्ट बुक अवेलेबल होगी तो वहाँ पे भी आप इस लाइन को देख पा रहे होंगे। इसका एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स आप लोग स्पेशली समझने का प्रयास कीजिए, इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये डायलॉग है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप ये समझ सकते हैं कि तीनों जो चुड़ैलें हैं वो संयुक्त रूप से इस स्पीच को बोलती हैं। अलग बात है कि थर्ड विच के साथ ही इसको रिलेट किया गया है, बट दीज आर दिस स्टेटमेंट यू कैन से, ये स्टेटमेंट जो है जो एक पोइटिक टोन में लिखा गया है, राइट। द टोन ऑफ दिस डायलॉग इज पोइटिक स्टूडेंट्स, ओके। इन पोइट्री फॉर्म दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन, दिस डायलॉग हैज़ बीन डिलीवर्ड बाई the third witch especially, but this is the associated dialogue of these three, when they say कि, all fair is foul and foul is fair। Students, witches want to say कि what is right for the world that is foul for us, right? The things what are considered good for the society that is not good for us, means if society is expecting peace, prosperity, humbleness, honesty, which is really good for the society, so that is foul for us। I don't like it, we don't like it। वो चुड़ैलें कहना चाहती हैं कि जो चीजें समाज के लिए अच्छी हैं, राइट, जिनको सारी दुनिया अच्छा कहती है, जिसको फेयर कहती है, वो हम लोग नहीं पसंद करते हैं क्योंकि हम लोग इंसान नहीं हैं, वी आर सुपर नेचुरल्स। फेयर इज फाउल। व्हाट इज फेयर, व्हाट इज गुड, दैट इज वर्स्ट फॉर अस। वो हम लोगों के लिए फाउल है, हम लोगों के लिए बुरा है। And foul is fair, and the thing what is disturbing for the society, the thing what is not good for the society, the thing what is foul for the society, the thing which is harmful for the society, that is fair for us, that is good for us, that is our liking। जो चीजें समाज के लिए असामाजिक हैं, नुकसानदेह हैं, खराब हैं, गंदी हैं, अनैतिक हैं, वही हम लोगों के लिए अच्छी हैं, राइट, बिकॉज वी आर नॉट मैन, क्योंकि हम लोग इंसान नहीं हैं, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, राइट। आवर कैरेक्टर इज दिस, दैट आई लाइक डिस्टर्बेंस, आई लाइक एनार्की एंड एक्सप्लॉयटेशन इन द सोसाइटी। हम चुड़ैल हैं, हम बुरी आत्मा है, दुरात्मा हैं, मुझे अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती। हम लोगों को शांति का वातावरण पसंद नहीं है। वी डोंट लाइक पीस इन द सोसाइटी। अल्टीमेटली वी क्रिएट chaos in the society, we create a disturbance in the society। I like the world in foul form, when the men are on a foul way। जब लोग बुराई के रास्ते पर होते हैं तो वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे शांति प्रिय नहीं है, मुझे शालीनता प्रिय नहीं है, मुझे समृद्धि प्रिय नहीं है, मुझे क्राइसिस पसंद है। इसलिए स्टूडेंट्स, इसमें फिलॉसफी को आप समझ सकते हैं विलियम शेक्सपियर की, किस तरीके से वो अपनी फिलॉसफी को डिस्क्राइब करता है कि मैन के लिए
सुख समृद्धि और शांति आवश्यक है, लेकिन यदि हम समाज में सुख समृद्धि और शांति के पक्षधर न हों, हम आतंक पैदा करना चाहें, हम डर का वातावरण क्रिएट करना चाहें, हम असामाजिकता को, अनैतिकता को, कुसंस्कार को बढ़ावा देना चाहें, हम मर्डर और किलिंग के सपोर्टर हो जाएं, तो वी आर देन द जनरेशन ऑफ विचेस। तो हम समझ लीजिए कि चुड़ैलों की संतति है। राइट स्टूडेंट्स? तो विद दिस रिमार्क ऑफ फिलॉसफी, I would like to add the statement again of these three witches कि all fear is foul and foul is fear. Whatever is wrong for the society, whatever is foul, so that is our liking. Witches are saying that is our liking. वो हमारी पसंद है। जो समाज के लिए फाउल है वो हमारे लिए फेयर है, और जो फाउल है समाज के लिए वो हमारे लिए फेयर है। और अगर कहीं फेयर दिखाई पड़ता है तो वो हमारे लिए फाउल है, वो हमारे लिए गलत है, हम उसको पसंद नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। राइट? क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके का वातावरण वो क्रिएट करना चाहती हैं। इन लाइनों के माध्यम से आप उन विचेस के कैरेक्टर को समझ सकते हैं कि उनकी लाइकिंग क्या है, वो चाहती क्या है। दे वॉन्ट टू क्रिएट ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी बिकॉज दे लाइक द वेज ऑफ फाउल। दे लाइक फाउल वेज, नॉट अ फेयर वेज। उनको अच्छाई नहीं पसंद है, उनको फाउल गलत चीजें पसंद हैं। इसलिए वो अपने व्यक्तित्व के बारे में दे आर डिस्क्राइबिंग दियर ओन कैरेक्टर। वो अपने व्यक्तित्व को यहां पे दिखा रही हैं, समझा रही हैं कि व्हाट इज गुड फॉर ऑल, दैट इज बैड फॉर अस, एंड द थिंग व्हाट इज बैड फॉर द सोसाइटी दैट इज गुड फॉर अस। जो समाज में गलत होगा वही हम लोगों को पसंद है। व्हाट इज फेयर फॉर द सोसाइटी दैट इज फाउल फॉर अस, and what is foul for the society that is good for us. Right students? So this is the dialogue of this is the cumulative dialogue of associated dialogue of three witches, that all fear is foul and foul is fear. Right students? चुड़ैलें कहती हैं कि जो चीजें समाज के लिए सही नहीं हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं वो हमारे लिए खराब हैं, और जो चीज़ें खराब हैं वही तो मुझे फेयर लगती हैं, उन्हीं को देख करके तो मुझे मज़ा आता है। इसलिए यदि कहीं पे शांति हो, कहीं पे समृद्धि के आसार कहीं नज़र आ रहे हों, तो हमारा ये कार्य है कि वहाँ पहुँच करके हम क्या प्रदान करें, वहाँ पे अशांति उत्पन्न कर दें। ओके स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे इस लाइन से आप एक चीज़ और स्मेल कर पा रहे होंगे कि जो एक प्रॉस्पेरिटी, जो एक ट्रस्ट दिखाई पड़ रहा है स्कॉटलैंड के अंदर। डंकन का जो राज्य है, जो निष्कंटक राज्य कर रहा है डंकन, जिस तरीके से सुख और समृद्धि उसके राज्य में है, चारों ओर उसको कोई परास्त करने वाला नहीं है। जिसने भी सर उठाया, डंकन के भरोसेमंद और विश्वसनीय वीर योद्धाओं ने उनका सर कुचल दिया। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि थीन ऑफ कॉर्डर का जो हस्र हो रहा है। राइट? माने चहुओर, चारों ओर डंकन का जो साम्राज्य है वो निष्कंटक है। राइट? तो ये जो चुड़ैलें हैं उस निष्कंटक और शांतिपूर्ण राज्य में जो एक शांति स्थापित है, जो एक भरोसे का वातावरण है, जो एक लव एंड अफेक्शन इन बिटवीन डंकन एंड मैकबेथ है, वो चीजें इन चुड़ैलों को पसंद नहीं आ रही हैं। उनको तो पसंद है कि चारों ओर हत्या होती रहे, चारों ओर मर्डर एंड किलिंग नजर आती रहे, चारों ओर एक ऐसा वातावरण हो जिसमें षड्यंत्रों का राज हो, चारों ओर कॉन्स्पिरेसी बिखरी रहे, किसी को किसी पर भरोसा न हो। वायलेंस इनको पसंद है, जैसा कि इन्होंने कहा फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। तो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट वो महक आ रही है, वो गंध आ रही है स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट में कि दीज थ्री विचेस आर गोइंग टू क्रिएट ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द एयर ऑफ स्कॉटलैंड।
They want to just infuse the poison in the pious wind of Scotland. स्कॉटलैंड की महकती हुई फिजा में ये जहर घोलने का काम करने जा रही हैं, क्योंकि इनको क्या नहीं पसंद है? इनको तो शांति प्रिय ही नहीं है। इनका तो कार्य ही है कि चारों ओर एक भय और हिंसा का वातावरण रहे, जहां रक्त की गंध चारों ओर दिखाई पड़े, चारों ओर रक्त की गंध इंसानों को महसूस हो, चारों ओर हत्याएं हो रही हों, चारों ओर चीखें सुनाई पड़ रही हों, चारों ओर लाशों का अंबार लगा हुआ हो। ये चीज़ें जो समाज के लिए नितांत खतरनाक हो सकती हैं, वही चीज़ें तो इनको पसंद हैं। इसीलिए इस स्टेटमेंट को ये देती हैं कि ऑल फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। Okay, students, and now in the second line, right, where we will there, हम कहाँ रहेंगे? हम जहाँ शांति होती है वहाँ तो रह ही नहीं सकते। Second statement is telling, the second line of this dialogue is delivering the character of witches that they feel suffocation, right? उनको घुटन होती है जहाँ शांति रहती है, जहां समृद्धि शांति का वातावरण होता है, जहां सौहार्द का वातावरण होता है, जहां शांति रहती है, वहां तो इन चुड़ैलों को घुटन महसूस होती है। और ये खुली हवा में सांस कब लेती हैं? जहां चारों ओर कलुषित वातावरण रहता है, जहां चारों ओर धुंध छाई रहती है, जहां पोल्यूशन रहता है, जहां गंदगी रहती है, वो स्थान इन चुड़ैलों को प्रिय है। इसलिए कहते हैं कि हाउ एवर थ्रू द फॉग एंड फिल्दी एयर, ओके, नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉर फॉग एंड फिल्दी एयर। इसलिए हे चुड़ैल बहनों, ओ माई सिस्टर्स, ओ विचेस सिस्टर्स, नाउ इट्स टाइम टू मूव where fog and filthy air is there। चलो अब हम लोग उड़ चलते हैं, हम लोगों के चलने का समय हो गया है, जहाँ चारों ओर फॉग हो, जहाँ चारों ओर धुंध छाई हुई हो। स्टूडेंट्स, ये धुंध सिंबलाइज कर रही है उस अविश्वास के वातावरण का, उस अज्ञानता के अंधकार की ओर इशारा कर रही हैं, उस डार्क की ओर इशारा कर रही हैं, उस शोक की ओर इशारा कर रही हैं, उस भय के वातावरण की ओर इशारा कर रही हैं कि इट्स टाइम, बिकॉज आई लाइक दैट काइंड ऑफ प्लेस वेयर फॉग इज ऑल अराउंड, नो क्लैरिटी इज देयर इन द एटमॉस्फियर। जहां वातावरण में स्पष्टता न हो, चारों ओर धुंध सी छाई हो, कोहरा छाया हुआ हो, इट्स टाइम फॉर अस टू मूव फॉर देयर। हम लोग वहां चलें जहां की हवाएं गंध से भरी हुई हैं। फिल्दी एयर मीन्स polluted air. We will move towards there where air is filthy, where air is full of dirt and pollution. Okay, students? I hope students कि आप लोग इस डायलॉग को अच्छे से समझ गए होंगे। एंड इफ वी क्रिटिकली एनालाइज दिस डायलॉग, अगर हम इसको एक समीक्षात्मक दृष्टि से देखें तो दिस स्टेटमेंट इज describing the characteristic of what kind of character these three witches are just wearing। किस प्रकार का कैरेक्टर है इन थ्री विचेस का, और किस तरीके के सुपर नेचुरल एलिमेंट्स स्टूडेंट्स रोल प्ले करते हैं विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के अंदर, कितना ज़्यादा वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ को प्रभावित करते हैं। ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का एम्प्लॉयमेंट विलियम शेक्सपियर ने प्ले की स्टार्टिंग में ही कर दिया, एकदम स्टार्टिंग में ही। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द इंटरेस्ट वाज देयर इन द ऑडियंस ऑफ 16th सेंचुरी। जो 16वीं शताब्दी की ऑडियंस रही है, जो एक्सपेक्टेटर्स रहे हैं, ट्रेजेडीज़ को जो लोग देखने के लिए थिएटर्स में आते थे, तो उनका कितना ज़्यादा इंटरेस्ट होता था, कितना ज़्यादा सुपर नेचुरल बिलीफ था लोगों के अंदर, उस चीज़ को आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स? एकदम एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट में ही, स्टार्टिंग में ही सुपर नेचुरल एम्प्लॉयमेंट अगर हो जाता है, विचेस स्टेज पे आपको दिखाई पड़ती हैं, इट मीन्स in William Shakespeare's tragedies, it is very much notable that William Shakespeare has written his tragedies according to the interest of the audience. Means 100% professional writer dramatist he was, for whom the audience was first,
बिकॉज द पेमेंट वॉज इन द हैंड ऑफ ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस ही पैसा देती थी और ऑडियंस के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता था। तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझा एक क्रिटिकल वे में कि किस तरीके का थिएटर होता था 16th सेंचुरी एलिजाबेथन एज में, किस तरीके की बिलीफ होती थी एलिजाबेथन पीरियड में ऑडियंस की, और साथ ही कितना ज़्यादा उन लोगों का इंटरेस्ट सुपरनेचुरल्स में था। साइंटिफिक जो अप्रोच था वो कम था लोगों के अंदर, जो वैज्ञानिक सोच थी वो कम थी, और लोगों के अंदर अंधविश्वास बहुत अधिक था। लोगों को भूत प्रेत चुड़ैल जादू टोना आदि में बड़ा बिलीफ था। तो इस दृष्टि से भी ये लाइनें बड़ी ही रिमार्केबल हैं। साथ ही जैसा मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि ये लाइनें इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो विचेस के रूप में दिए गए हैं, तो ये विचेस के कैरेक्टर को बता रही हैं, किस तरीके की लाइकिंग उनकी थी, राइट, वो क्या पसंद करती थी और किस तरीके का उनका चरित्र और व्यवहार था, एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल दे आर गोइंग टू प्ले इन द प्ले। वो इस नाटक में किस प्रकार का रोल अदा करने जा रही हैं, क्या वो करना चाहती हैं, उनका उद्देश्य क्या है, ये चीज़ भी आपको इस स्टेटमेंट देखने के लिए मिलती है। साथ ही स्टूडेंट्स जो मेन इंपॉर्टेंट थीम है, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन से कि दीज विचेस आर गोइंग टू क्रिएट ए डिस्टर्बेंस इन द पीस ऑफ स्कॉटलैंड। इन थ्री विचेस की जो योजना है वो ये है कि वो स्कॉटलैंड की जो पीस है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करने की योजना बना रही हैं, राइट। और वो डिस्टर्बेंस किसके माध्यम से क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स? मैकबेथ के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने जो एक योजना बनाई है कि इस हर्थ पे, इस बंजर और वीरान में हम लोग किससे मिलेंगे? पहले हम लोग मैकबेथ से मिलेंगे। और स्टूडेंट्स इससे इसमें लाना कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई होगी आपके मन में कि मैकबेथ के द्वारा ही हाउ द माइंड ऑफ मैकबेथ विल बी टेम्पर्ड by the poisonous thought of these three witches। कैसे इन चुड़ैलों के जहरीले विचारों से मैकबेथ के दिमाग को प्रभावित किया जाएगा, छेड़ा जाएगा, ताकि जो समृद्धि चारों ओर है, शांति का वातावरण जो छाया हुआ है स्कॉटलैंड के अंदर, उसको किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि इन चुड़ैलों को हमेशा डिस्टर्बेंस ही पसंद है। जैसा कि इस डायलॉग की फर्स्ट लाइन बोल रही हैं, ऑल फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग इस एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे, राइट। एंड आई विल एक्सपेक्ट योर रिस्पॉन्सेस आल्सो। मैं आप लोगों के रिस्पॉन्सेस का वेट करूंगा स्टूडेंट्स। आप लोग इस लेक्चर को समझे होंगे, इसको एनालाइज कीजिए, और मैं आपके रिस्पॉन्सेस का वेट करूंगा। आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि किस लेवल तक आप इसको समझ पाए हैं, और ये जो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट है ये किस तरीके से जो ट्रेजेडी का आने वाला जो हिस्सा है, जो आने वाली सीन्स हैं, या जो प्लॉट है विलियम शेक्सपियर ने बनाया है, किस तरीके से ये एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट उस वे में जस्टिफिकेशन देती है, किस तरीके से ये प्रभावित करेगी आने वाली सीन्स को, इसका मैं रिस्पांस आप लोगों से लेना चाहूँगा। विद दिस रिमार्क आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट।